अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त लागू है, जिसमें समझा जाता था कि यूएस और उसके जो एलाइज ममालिक हैं, जो उनके दोस्त ममालिक हैं, उनकी ही एमा पे और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही दुनिया चल रही है। कोई भी बड़े ट्रेड प्रोजेक्ट्स, कोई बड़ी ट्रेड डील्स या कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट जो दुनिया के बड़े ग्लोबल स्टेज पे होती थी, वो यूएस की मर्ज़ी और एमा के बगैर ऐसा लगता था कि नहीं हो रही। लेकिन अब कुछ सालों से इस सारे सिचुएशन में थोड़ा चेंज आ रहा है और इट्स लाइक कि ऐसा लगता है जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता, अचानक नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता यूएस की जो डोमिनेंस है या उसकी जो एक कंट्रोल है दुनिया के जो मामलात हैं उनके ऊपर से, वो इरोड होते चला जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी अंदर कमी आती चली जा रही है। अब जो पहले भी मैं आपको डिफरेंट पॉडकास्ट में बताती रही हूँ कि किस तरीके से जो अरब स्प्रिंग के नतीजे में सीरिया के अंदर सिविल वॉर चलती रही, उसके अंदर किस तरह उनको सुबकी मिली, फिर उसके बाद लिबिया के अंदर से कैसे उनको पॉलिटिकली वहाँ से निकलना पड़ा, उनके अपने इंटरेस्ट उनके वहाँ से ख़त्म होते चले गए लिबिया के अंदर से, और उसके अलावा ये कि अफ़गानिस्तान की वॉर में से उनको निकलना पड़ा, इराक़ में उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ये इस तरह से जो पिछले आप समझ लें 1-1.5 दिहाई है, उसमें यूएस के जो इंटरेस्ट हैं स्पेशली मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में, वो उनको काफ़ी यानी धचका सा लगा। इवन मिडल ईस्ट से भी मज़ीद अगर आप ईस्ट पे चले जाओ तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी उनकी जो इंटरेस्ट है उनको बहुत ज़्यादा धचका लगा। अब जो यूक्रेन की वॉर का फ्रंट ओपन हो रखा है, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उसमें भी बिल्कुल बहुत सारे वेस्टर्न एनालिस्ट का ख्याल है कि बैकफुट पे हैं इस वक्त यूएस और उनके एलाइज, नेटो, यूक्रेन, ज़ेलेंस्की, ये सब जो हैं वो बिल्कुल किसी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे दिखाई नहीं दे रहे, और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी भी दिन जो है ज़ेलेंस्की जो है उसको वहाँ से शायद भागना पड़ जाए और जो जंग है वो उसके हाथों में से बिल्कुल निकल चुकी हुई है। और उसी के यूक्रेन की वॉर ख़त्म नहीं हो पाई थी कि गज़ा और इज़राइल के बीच में एक बहुत शदीद किस्म का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। 7 महीने से ज़्यादा तवील ये एक सिलसिला जारी है, और गज़ा के लोगों के ऊपर जो जेनोसाइड और एपार्थाइड की पॉलिसीज़ दहाइयों से चली आ रही थी इजराइल की तरफ से, उनके अंदर एक बहुत ही स्टार्क किस्म का जो है वो तेज़ी और सख्ती आई है इन पिछले 7 महीने में। और ऐसा लग रहा था कि जैसे इजराइल ने एक मुसम्मम इरादा कर लिया है कि इस बहाने से ये जो 7 अक्टूबर में हमास की तरफ से हमला हुआ है उनकी तरफ, उसके बहाने में वो पूरी गज़ा की पॉपुलेशन को ख़त्म ही कर देंगे और उनको वहाँ से कूच करने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन इसी असना में जो ईरानियन बैक मिलिशियाज थे, उन्होंने हिज़्बुल्लाह जो उनके लेबनान में मौजूद हैं, उन्होंने भी पैदर पे हमले किए। हूती ने रेड सी से यमन के सॉइल पे से पैदर पे हमले किए, जिसकी वजह से यूएस और उनके जो एलाइज हैं उनकी पोजीशन इजराइल की डिफेंस के लिए जो है वो कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही थी। और ऐसा लग रहा था कि यूएस अपनी तमाम ताकत, नेटो की तमाम ताकत के बावजूद जो है वो इजराइल की मदद करने में कामयाब नहीं हो रहा, और इजराइल को जो है गज़ा के अंदर कोई हतमी किस्म का कामयाबी नहीं मिल रही। और ऐसा ही लग रहा था कि इंटरनेशनल प्रेशर, स्पेशली मिडल ईस्ट की तरफ से, मुसलमान कंट्रीज़ की तरफ से जो प्रेशर बिल्डअप होता चला जा रहा है यूएस के ऊपर और इजराइल के ऊपर, कि वो रफ़ा के अंदर जो मुकीम इस वक्त 15 से 20 लाख जो महाजिर हैं, इंटरनली डिस्प्लेस गज़ा के लोग, उनके ऊपर वो हमला नहीं करेगा। और वो हमला तो डेफिनेटली वो नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज इजराइल को अंदाज़ा हो रहा था कि अगर ऐसा हमने हमला किया तो मिडल ईस्ट की तरफ से शायद कोई बहुत ही भरपूर रिटेलिएटरी इक़दाम हमारे ख़िलाफ़ ना हो जाए। तो वो तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उसी असना में उन्होंने दमिश्क में ईरानी जो एम्बेसी है उसके ऊपर हमला करके वहाँ पर मौजूद काफ़ी सीनियर जनरल्स और फ़ौजियों को हलाक कर दिया, जिसके नतीजे में आपने देखा कि ईरान ने ये मुसम्मम इरादा शो किया, और बल्कि ये एक वार्निंग उनको दे दी कि अब हम आपसे इजराइल से जो है वो एक भरपूर किस्म का बदला लेंगे। सो लेट्स सी अ फ्यू न्यूज़, इसको हम फॉलो करते हैं। ईरान फॉरेन मिनिस्टर
ڈاؤن پلیز ڈرون اٹیک سے تہران از انویسٹیگیٹنگ. یعنی یہ مغربی جو میڈیا ہے رائٹرز یہ نیوز میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تہران جو ہے وہ یعنی ایران جو ہے وہ کہہ رہے کہ ہم ابھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے اس کو ڈاؤن پلے کر دیا ہے جو اسرائیل نے جوابی حملہ کیا ہے اس کو. یعنی یہ اس طرح سے نیوز کو پریزنٹ کریں جیسے کہ اسرائیل نے تو اپنی طرف سے بھرپور جواب دے دیا, اب ایران جو ہے وہ خاموش ہو رہا ہے یا اس کو بات کو ٹال رہا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کا حملہ ہی واقعی اتنا کمزور تھا کہ اس کو اہمیت دینا اور خام میں پنگا لینے کی ایران کو ضرورت ہی نہیں ہے, بیکاز دنیا بھر کو یہ میسج چلا گیا جو کہ میں نے آپ کو بتایا. سو دس از وٹ ہیپن. اور لائک ایک اور نیوز دیکھتے ہیں. ایران فارن منسٹر ڈاؤن پلیز اسرائیلی اٹیک اینڈ سیز ڈرونز یوزڈ ور لائک چلڈرنس ٹوائز. یعنی اسکائی نیوز یہ بتا رہا ہے, اسکائی نیوز کی میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں. انہوں نے بولا کہ انہوں نے ڈاؤن پلے کر دیا کہ یہ تو کچھ خاص تھا ہی نہیں, حملہ اسرائیل کی طرف سے بیکار سا تھا, اور بلکہ جو ڈرونز ان کی طرف سے ہمارے پہ گرے ہیں وہ تو ایسے چھوٹے اور معمولی ڈرونز ہیں جیسے کہ بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں. سو یہ بات کہی ہے ایران کے جو فارن منسٹر ہیں, انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے. سو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ واقعی یو ایس اور یو کے اور اسرائیل کی طرف سے ملا کے یا نیٹو کی طرف سے ملا کر جو ایران کے اوپر ایک جوابی حملہ ہوا وہ اتنا کمزور حملہ تھا کہ اس کی کوئی اہمیت مطلب دنیا بھر کے میڈیا میں اس کو کوئی امپورٹنس دی بھی نہیں جا رہی. Israel's Iran attack carefully calibrated after internal split یعنی and US pressure. یعنی ایک تو انٹرنلی ان کی جو وار کیبنٹ تھی وہ اس میں سپلٹ ہو گیا, کیونکہ وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حملے کا جواب مت دو اور کچھ نے کہا کہ نہیں ضرور دینا ہے, تو وہ آپس میں ڈیوائیڈڈ تھے. اور 3-4 میٹنگز کے بعد اور یو ایس کے پریشر, کیونکہ یو ایس نے ان کو کہہ دیا کہ اگر ٹھیک ہے یہ سب کچھ تو ہو گیا, ہم تم لوگوں کا ساتھ بھی دیا, سارا کچھ ہوا, لیکن اگر اب تم لوگ ایران پہ حملہ کرتے ہو تو ہماری بیچ میں کوئی چکر نہیں ہے, ہم بیچ میں کوئی رول پلے نہیں کریں گے. بیکاز یو ایس کو سمجھ میں آ گیا کہ ایران کو اگر ہم نے اب کوئی خاطر خواہ جواب دیا تو ایران اب اس سے بھی ٹرپل کر کے جو جواب دے گا اسرائیل کو, تو ہو سکتا ہے اسرائیل کی تمام جو ہے وہ پورا کا پورا وہ تباہ ہو جائے. بیکاز اسرائیل بالکل چھوٹا سا ایک ملک ہے, اس کا لینڈ ایریا بہت چھوٹا ہے, اور اس کے اندر یعنی آلدو کی ٹیکنالوجی اور ویپن سب کچھ ان کے پاس ہے, مگر اگر ایران ایک بھرپور حملہ کرے تو وہ ایک دن میں بھی اس کی تمام فیسلٹیز کو تباہ کر سکتا ہے. سو یو ایس نے کہا کہ یہ حرکت مت کرو اور پیچھے ہٹ جاؤ. اس سے پہلے رفح کے معاملے میں بھی وہ یہی کہہ رہا تھا یو ایس کے, اور اس سے پہلے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ رفح کے سلسلے میں بھی یو ایس اسرائیل کو بار بار یہی کہتا رہا کہ رفح پہ اٹیک مت کرنا, اس میں ہم تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. سو یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک پورا جو گلوبل ورلڈ آرڈر چلا آ رہا تھا جس میں اسرائیل جو ہے عرب دنیا کے دل کے اندر بیٹھ کر ان کے اوپر مطلب ڈکٹیشن کر رہا تھا اور ہر معاملے میں اپنی مرضی کر رہا تھا. اور اس کا یہ خیال تھا چند مہینے پہلے یعنی حماس کے اٹیک سے پہلے اس کا یہ خیال تھا کہ پوری عرب ورلڈ جو ہے وہ ایک ایک کر کے اس کی جولی میں گرتی چلی جا رہی ہے. سعودی عرب بھی اس کے ساتھ مطلب ڈپلومیسی اپنی بنانے میں لیے تیار ہے, اور دیگر جو اور عرب کے ممالک ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے ان کے ساتھ جو ہے ابراہیم اکارڈز کے اندر شامل ہوتے چلے جائیں گے. لیکن وہ ایسا برا دھچکا اب اسرائیل کو لگا ہے کہ یہ سب ممالک ایجپٹ اور جارڈن اور یہ جو سعودی ہیں یہ سب بیک آؤٹ ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ہم معاہدے کسی قسم کی نارملائزیشن نہیں کریں گے, اور یہ کہ فلسطین کا ہمیں حل چاہیے ہر صورت میں. سو یہ ایک اور نیوز ہم دیکھتے ہیں, یہاں پہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں, بڑی انٹرسٹنگ مجھے یہ ملی ہے رائٹرز کی. انہوں نے آج کے ہی دن یہ بولا ہے کہ یو ایس ملٹری اسٹریٹجی ٹیسٹڈ ایز ایران اسرائیل وارفیئر کمز آؤٹ آف شیڈوز. یعنی ایران اور اسرائیل کے بیچ میں جو دشمنی ہے اور وار آف ورڈز تو کئی عرصے سے چلی آ رہی تھی, یعنی کئی دہائیوں سے چلی آ رہی تھی. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور دھمکیاں دینا کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے, یہ تو بہت عرصے سے چل رہا تھا. لیکن اب یہ جو پہلے حملے ہوئے ہیں ایران کی طرف سے اور اس کے جواب میں اسرائیل کی طرف سے, اس کی وجہ سے شیڈو میں سے یہ چیز نکل آئی ہے اور صاف عیاں ہو گیا ہے
کہ यूएस की मिलिट्री स्ट्रैटेजी है वो भी टेस्ट हो गई है और इसराइल की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी वो भी टेस्ट हो गई है कि ये दोनों जो ममालिक हैं जो इतनी मतलब फोर्सफुली यहाँ पर रूल करते थे तमाम मामलात पे, और ईरान के ऊपर तो बेइंतहा सैंक्शंस ये जब से खमीनी की रिजीम आई तब से चले आ रहे। सो अब ये चीज़ टेस्ट हो गई है कि जी ये तो बिल्कुल यानी इनके अंदर कोई रियल में फोर्स नहीं थी। Current and former US officials say the US forces are not positioned for a major sustained Middle East conflict, कि अब एक मेजर सस्टेन्ड लंबा तवील जो अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है मिडल ईस्ट के अंदर तो यूएस की जो फोर्सेस हैं वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि इससे पहले जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, अफगानिस्तान को आप ले लें, फिर आप इराक को ले लें, फिर आप सीरिया को ले लें, फिर आप लीबिया को ले लें, इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर अगर आप ने गौर किया तो यूएस की जो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड है वो मिनिमम होती थी और वहाँ के जो लोकल फाइटर्स हैं उनको ये अपने साथ मिलाते थे और उनके मिलिशियस तैयार करवाते थे, उनको ट्रेन करते थे, उनको वेपन्स देते थे और उनको वहाँ की हुकूमतों के खिलाफ खड़ा कर देते थे। और एग्जैक्टली यही हुआ कि कदाफ़ी को मारने के लिए वहाँ के लोकल मिलिशियस जो हैं वो तैयार किए गए और उन्होंने कदाफ़ी के ऊपर हमला किया। और इन्होंने नेटो ने तो सिर्फ एरियल बम्बार्डमेंट करके उनके बड़े बड़े चीज़ों को तबाह किया। सो इनको आदत ही नहीं रही है कि ये ग्राउंड पे बैठ आकर के कोई बैटल लड़ें, बल्कि इनका पूरा इन्हिसार जो है वो एरियल बॉम्बिंग के ऊपर होता है। और एरियल बॉम्बिंग से ये इनके तमाम जो जंगी अड्डे हैं और जहाज़ इक्विपमेंट सब तबाह कर देते हैं और उसके बाद वहाँ के मलेशियस को कहते हैं कि जाओ अब तुम लोग हमारे बिहाफ पर जो है ना कैपिटल सिटी के ऊपर और दूसरी सिटीज़ पे कब्जा कर लो। सो अब क्या ऐसा हो सकता है, बिकॉज अब सिचुएशन चेंज हो गई है क्योंकि इराक में, सीरिया में, लेबनान और सॉरी इराक में और सीरिया में और लीबिया के अंदर जितने भी मलेशियस हैं वो उनके ऊपर आप कंट्रोल आप समझ लें कि उनके अपने ममालिक का है या ईरान के लोगों का है या फिर टर्की के लोगों का है, मतलब सब एफिलिएटेड हो गए हैं इन्हीं लोगों से। रशिया के जो वैगनर ग्रुप है वो कई ममालिक में घुस चुका है। सो अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वहाँ के मलेशियस को अपने लिए अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सके। सो अब ये बिल्कुल इनके जो फॉर्मर और करंट ऑफिशियल्स हैं यूएस के वो सही कह रहे हैं कि हमारी इस वक्त पोजीशन ही नहीं है कि हम कोई मेजर सस्टेन तवील जो है वो वॉर फुटिंग के लिए हम वहाँ पे मिडल ईस्ट में कूद सके। इन्हीं लोगों ने, इनमें से एक है माइकल मलरॉय जो कि फॉर्मर डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर मिडल ईस्ट रहे। उन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक वी हैव ऑल द फोर्सेस that we need to support Israel if there is a direct war between them and Iran। कि अगर इसराइल और ईरान के बीच में कोई डायरेक्ट जंग शुरू होती है तो हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इसराइल को डिफेंड कर सकें। सो ये रॉयटर्स के अंदर ये आर्टिकल छपा है और इन्होंने अपने आपस में इंटरव्यूज़ किए और उन्होंने बोला कि US troops are on warships and aircrafts that move in and out of the region and are only temporarily deployed। यानी यूएस के जितने भी ट्रूप्स वहाँ पे हैं वो या तो बहरी बेड़ों के ऊपर हैं या जहाज़ों के ऊपर होते हैं और वो आते हैं, अपना हमला करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट होती है उनकी, वो यानी परमानेंटली वो कहीं पर भी डिप्लॉयड नहीं है और दैट मीन्स कि उनकी परमानेंट लैंड के ऊपर वॉर फुटिंग जो है वो नहीं ना है और ना ही वो बना सकते हैं। और इसी में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने बोली, जोसेफ वोटल जो कि रिटायर्ड 4-स्टार आर्मी जनरल जिन्होंने यूएस के ट्रूप्स को मिडिल ईस्ट में पहले लीड किया हुआ है, उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला कि बिगेस्ट कंसर्न इज आवर एबिलिटी टू बी रिस्पॉन्सिव ओवर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी हम एक दफ़ा तो आकर हमला कर सकते हैं, नेटो से बॉम्बिंग कर लेंगे, अपने जहाज़ों से वहाँ पे बॉम्बिंग करके उनके अड्डे तबाह कर देंगे, लेकिन हम एक सस्टेन और रिस्पॉन्सिव जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कोई जो है ना वो हिकमत अमली अपनी नहीं बना सकते। यूएस आर्मी जनरल माइकल एरिक कोरिला जो कि इस वक्त करंट
हेड ऑफ सेंट्रल कमांड है। सेंट्रल कमांड जो कि इसी मिडल ईस्ट को लाइक वो हेड करती है, यानी यहाँ मिडल ईस्ट के मामलात को देखती है। उसके जो अभी हालिया आर्मी जनरल माइकल एरिक कोरीला हैं, उन्होंने क्या कहा है इसी इंटरव्यूज़ के बीच के अंदर? उन्होंने बोला है कि डेंजरस शॉर्टफॉल ऑफ यूएस इंटेलिजेंस एसेट्स टारगेटिंग एक्सपर्टीज एंड लिंग्विस्ट, यानी तमाम जो इंटेलिजेंस के एसेट्स हैं वो हमारे बहुत ही कम हैं। बिल्कुल हमारे पास हम मरहून मिन्नत हैं दूसरे ममालिक के, दूसरे फ्रेंडली लोगों के या दूसरी एजेंसीज के, वो हमें कुछ ना कुछ इतला दे दें। हमारे अपने इंटेलिजेंस एसेट्स बहुत ही कम हो गए। और लैक ऑफ डिटेल अबाउट हूती वेपन स्टॉक पाइल्स, यही हुआ कि हूती के पास कितनी वेपन्स थे, कितने मिसाइल्स थे, कितनी हमला करने की भरपूर ताकत थी, इसका हमें कुछ पता ही नहीं था। यानी ये एग्जाम्पल है इस बात का कि अगर हमें पता होता तो हम कुछ और तैयारी करते, लेकिन हमें अचानक जब उनके हमले शुरू हुए तब पता चला कि उनके पास इतनी स्टॉक पाइल ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन्स और ये सब कुछ पड़ा हुआ है। सो ये एक टोटल, यानी इसराइल के पास भी इंटेलिजेंस की कमी, और यूएस खुद कह रहे हैं उसके अपने सेंट कॉम के जो इस वक्त करंट जनरल हैं कोरेला, वो खुद कह रहे हैं कि सॉरी हम तो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, ना इंटेलिजेंस वाइज, ना हम जो बूट्स ऑन ग्राउंड के वाइज, ना ही हम मजीद स्ट्रैटेजी के वाइज हम यहाँ पर हमारी कोई सिचुएशन नहीं है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको मैं न्यूज़ शेयर करना चाह रही हूँ कि जो यूक्रेन का वॉर है, यूक्रेन के फ्रंट में क्या चल रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो कि बहुत कम न्यूज़ पेपर्स ने इसको शेयर किया है कि पोलैंड का जो प्रेसिडेंट, आपको पता है पोलैंड नेटो का एक बहुत कलीदी लाइक एला है, और इससे पहले जब ये यूक्रेन की वॉर में ये सब के सब जुटे हुए थे तो पोलैंड के सरजमीन से ही ज़्यादातर वेपन्स जो है यूक्रेन में पहुंचाए जा रहे थे। और पोलैंड के जो सदर हैं और पीएम दोनों जो है वो बड़े वोकल थे कि हम यूक्रेन का हर सूरत हाल में साथ देंगे और मतलब रशिया को सबक सिखाएंगे। लेकिन अभी बिल्कुल 2-3 दिन पहले पोलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि जो क्योंकि फार्मर्स रिवॉल्ट वहाँ पे शुरू है और फार्मर्स ने बहुत सारे जो सड़कें हैं स्पेशली जो यूक्रेन के बॉर्डर से लग रही हैं उन सबको वो उन्होंने बंद किया हुआ है इस वक्त। और उन्होंने बोला कि हम यूक्रेन से सस्ता ग्रेन यहाँ अपने मुल्क में नहीं आने देंगे, क्योंकि उसके आने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो क्रॉप्स हैं और हमारी जो ट्रेड है और एग्रीकल्चर है वो तबाह हो रहा है बिल्कुल। तो पोलिश प्रेसिडेंट ने कहा कि ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज हम क्यों उनकी मदद करें, हम क्यों यूक्रेन का ग्रेन जो है वो यहाँ आने दें, उससे यूक्रेन के लोगों को तो कोई मदद नहीं मिल रही। क्योंकि क्या बात उन्होंने रिवील की है इस इंटरव्यू में कि फॉरेन कंपनीज जो कि वेस्टर्न बेस्ड हैं, यानी वेस्टर्न यूरोप की, जर्मनी की, फ्रांस की, यूके की और इस तरह से मज़ीद जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं वहाँ की जो फर्म्स हैं उन्होंने यूक्रेन के अंदर तमाम लैंड को ख़रीद लिया हुआ है, और जो भी वहाँ पे बन रहा है मतलब ग्रेन उग रही है या मज़ीद अनाज, वो सब का सब पहले से उन्होंने वो लैंड खरीद लिया और वो अब वो कंपनीज बेच रही हैं इसको। यानी कि लफ्ज़ों में ज़ेलेंस्की ने पिछले 2 सालों में अपनी जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है यूक्रेन की, जो कि दुनिया के लिए एक फूड बास्केट का रोल अदा करती थी, वो सब का सब उन्होंने यूरोप के बड़े बड़े लाइक बिजनेस में उन लोगों को बेच दिया है। सो आप सोचो कि ये क्या आप यूक्रेन के लोगों के लिए ये खबर कितनी बड़ी शॉकिंग होगी, जिनको के साथ यूरोप ने वादा किया कि तुम्हें हम ईयू में दाखिल करेंगे, हम तुम्हें नेटो में दाखिल करेंगे और हम तुम्हारी पूरी जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे और तुम लोगों को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। उन्होंने उसी यूरोप ने और उसी नेटो ने 2 साल से इनको जंग में झोंका हुआ है। इनके तमाम सिटीज़ तबाह हैं, इनके तमाम ज़िंदगी के मामूलात तबाह हैं, लाखों लोग जो है डिस्प्लेस हैं, हज़ारों लाखों जो है वो मौत के घाट उतर चुके हैं और 15-20 से भी ज़्यादा 30 लाख के करीब डिस्प्लेस हो चुके हैं। और अब आपको ये न्यूज़ उन लोगों के लिए कैसी रहेगी कि ज़ेलेंस्की तो उनकी ज़मीनों को एक एक करके बेचता चला जा रहा है, और वो भी किसको, यूरोप के ही उन्हीं ममालिक के बड़े बड़े ताजिरों को। सो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि यूएस के वादे
یو ایس کے اپنے دوستوں کے لیے وعدے وہ کیسے ثابت ہوتے ہیں، اور یو ایس کے جو اور اس کے جو ایلائز ہیں ان کی جو ڈھکوسلے ہیں کہ ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے، کوئی بھی اب اگلا جو ہے کنٹری ان کے اس طرح کے وعدوں کے اوپر یقین نہیں کرے گا، ان کے ساتھ الائنس کرنے کے اوپر یقین نہیں کرے گا، بلکہ وہ الٹرنیٹ ایسے لوگوں کے ساتھ الائنس کرنے کو اب سوچیں گے جو کہ واقعی میں ان کی سچی معنوں میں ہیلپ کر سکیں۔ سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ورلڈ آرڈر جو ہے کتنی تیزی سے اور کس طرح